हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। चलिए, मैं आपको ना, मैंने पहला क्लास जो बताया था ए एंड द के बारे में मोटे तौर पे आपको समझाया था, है ना? कि आर्टिकल्स नाउन मॉडिफायर है, यानी डिटरमिनर्स है, जो नाउन के बारे में बताता है कि किस नाउन का पहचान डिफिनिट है और किस नाउन का पहचान इनडिफिनिट है। सही है? हाँ, तो अब कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट indefinite article। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ या टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ, शॉर्ट ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है उनके पहले डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करते, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। आज मैं अभी लाइव एक क्लास लिया था, आप लोग में से कोई ज्वाइन किए थे? अत्री, आपने ज्वाइन किया था? हाँ, चलिए ठीक है। मैंने डिटरमिनर के ही कुछ क्वेश्चंस वहां पे रखे थे। तो देखिए, जैसे अगर आप जनरली ना फ्लेवर घास्ट हो जाता है बच्चा, वो सोचता है कि सिंगुलर नाउन है तब तो आर्टिकल लगेगा ना। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक एट ऑल या एट एनी कॉस्ट। इस वाक्य में देखिए क्या गलती है, बताइए। देखिए, ये जो काइंड है ना, ये एक इंडिविजुअल को रेफर नहीं करता, ये रेफर करता है पूरी कैटेगरी को। किसको रेफर करता है? पूरी कैटेगरी को। तो वैसे जनरली बच्चों को लगता है कि बुक तो सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल तो लगना चाहिए ना। लेकिन दिस काइंड ऑफ का मतलब हो गया कि इस कैटेगरी की किताब, इस कैटेगरी का जानवर, इस कैटेगरी का टॉय या इस कैटेगरी का नेता। तो वो कैटेगरी को दिखा रहा है। तो जब हम कैटेगरी की दिखा रहे हैं तो एक सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, पूरी जाति की बात हो रही है, क्लास की, कैटेगरी की बात हो रही है। तो चाहे दिस काइंड हो या दिस टाइप हो या दिस सॉर्ट हो, कुछ भी हो, आगे सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है? अब चाहे यहाँ पे दीज रहेगा तो क्या हो जाएगा? काइंड्स हो जाएगा ना। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, आई डोंट लाइक दीज काइंड्स। दीज है तो काइंड्स हो जाएगा, ऑफ और बुक की जगह बुक्स हो जाएगा। आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। सही है? सही है। चलिए, अब दूसरा जरा सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं दो वाक्य यहां पहले लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं यहां पे कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और दूसरा अगर हम लिख रहे हैं दिस इज अ सो, वेरी की जगह सो कर दिया, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है? तो यहां पे देखिए, ये एक हमारा फ्रेज हो गया, ये वाला एक फ्रेज हो गया। फ्रेज के लास्ट से शुरू करिए। ये स्टोरी क्या है? नाउन है ना। इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? एडवर्ब है। और ये क्या है? डिटरमिनर है ना? सही है? तो जनरली हम क्या करते हैं कि
लास्ट वाला वर्ड के हिसाब से हम बता देते हैं कि ये हमारा नाउन फ्रेज है। अगर लास्ट में नाउन है तो, लास्ट में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, लास्ट में एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज हुआ, वर्ब है तो वर्ब फ्रेज हुआ, और प्रीपोजिशन है तो फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया। तो ये नाउन फ्रेज हुआ, ये पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज है तो ये सही है। अगर मान लिया कि हम यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, अगर आगे एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो, तब तो ए अंदर लगना ही चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड रूल है। लेकिन यहां पे वही चीज दोहराया गया है, जरा ध्यान से देखिए, यहां भी स्टोरी नाउन है कि नहीं, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है ना, और सो एडवर्ब है, और ए जो है हमारा डिटर्मिनर है। सेम पैटर्न है, लेकिन ये गलत हो गया। सही कैसे होगा, पहले वो लिख दूं फिर मैं बताऊं। इसको हम लिखेंगे, दिस इज सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी, दिस इज सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी। यहां पे सो आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया, और ये दोनों मिलके यहां दो फ्रेज बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सो है एडवर्ब, या टू है एडवर्ब, या एज है एडवर्ब, या सच है मॉडिफायर। इसके बाद ए एन द का प्रयोग, सच, सच के बाद तो अलग है, सच का एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो टू एज, सच एक अलग मॉडिफायर के रूप में हम देखेंगे। इसके बाद जनरली जो होता है, आप नहीं लगाते हैं ए एन द को, इसको आप गलत करिए। सच का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जो मिक्स करूंगा मैं। ये तीन वर्ड याद रखिए। क्यों क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सो टू एज जो है ना, ये हमारा एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्योंकि सो टू एज के बाद एडजेक्टिव ही लगाते हैं ना, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का, एडजेक्टिव वन जिसको बोलते हैं, क्वालिटी वन जिसको बोलते हैं। जैसे सो टॉल, टू टॉल एज, तो एडजेक्टिव आता है, तो ये सब हमारा एडवर्ब हुआ। कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव लगाएंगे तो एक और गलती हो जाएगा। सही है ना। अब ये क्या है कि इसका जो सही जो स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरह से होगा कि पहले सो लिखिएगा, इसके बाद एडजेक्टिव लिखिएगा, और इसके बाद आर्टिकल्स का प्रयोग करिएगा, और इसके बाद नाउन का प्रयोग करिएगा। ये होता है ऐसा, ये इसलिए है कि बाकी जितने भी एडवर्ब हैं, वेरी की जगह कुछ और हो इनके अलावा, तो हम जो जनरल हमने पढ़ाई किया है वैसे ही हम लगाएंगे। लेकिन ये जो सो है, टू है, एज है, इतना पावरफुल है ना कि अपने जस्ट वाले वर्ड के साथ ये सेपरेट फ्रेज बना लेता है, एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बना लेता है, एडजेक्टिव फ्रेज। आगे वाले से कोई मतलब नहीं रहता है इसका, इसका जस्ट आगे वाले से मतलब रहता है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बना लिया। तो अब ये जो नाउन है ना, इसके लिए हमें आर्टिकल्स इसके पहले लिखना है। तो यहां पे क्या हुआ था गलती, कि यहाँ पे सो के बाद इंटरेस्टिंग हो गया, तो सो के बाद इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव फ्रेज बना लिया। तो ये जो आर्टिकल्स है, ए किसके लिए लगेगा, एडजेक्टिव के लिए तो लगेगा नहीं, इसके लिए लगेगा ना। तो इसको जंप ओवर करवा के इस नाउन के पहले लिखना होगा। तो हो जाएगा, दिस इज सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी। हालांकि इट डजंट साउंड गुड, ये देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये अच्छा लगने से और बुरा लगने से इंट्यूशन के आधार पे मार्क्स नहीं मिलता, सही और गलत के हिसाब से चेक किया जाता है, उसके हिसाब से मार्क्स मिलता है। तो ये तीन वर्ड्स को आपको अलग से याद रखना है। सही है। हाँ, जैसे इस पे मैं कुछ और सवाल यहाँ पे रखूं। हाँ, जैसे टू से एक बनाते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टू डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स, this is a two difficult questions for the students to solve
विदिन अ मिनट। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसमें वही पैटर्न पे मैंने पूछा है। यहां फिर से देखिए, इस फ्रेज में लास्ट से शुरू करिए। क्वेश्चन हमारा नाउन है ना, डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव है, और टू हमारा एडवर्ब है ना, और ए हमारा डिटरमिनर है। तो हमने बोला कि टू ऐसा एडवर्ब है, या सो ऐसा एडवर्ब है, या फिर एज ऐसा एडवर्ब है जो जस्ट आगे वाले वर्ड के साथ मिलके तुरंत एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है, बाकी वाले से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ टू है और ये एडजेक्टिव है, तो ये टू एडजेक्टिव मिलके एक फ्रेज बन गया। लास्ट में एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो फिर ये ए एडजेक्टिव के पहले क्या काम कर रहा है? ए को नाउन के पहले आना चाहिए ना, तो सही इसका क्वेश्चन हो जाएगा। उसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज टू डिफिकल्ट अ क्वेश्चन। दिस इज टू डिफिकल्ट अ क्वेश्चन। बाकी जो कहते हो, ये अलग फ्रेज हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, ये अलग फ्रेज हो गया नाउन फ्रेज। सही है? हाँ। अब यहां देखिए, और देखिए, जैसे हाउ भी इसी ग्रुप में आता है। आपने वर्ड देखा है हाउ और व्हाट? इससे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते हैं ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसके बाद जो है ना, हमेशा एडजेक्टिव आता है और आना ही चाहिए, और इसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। ठीक है? तो अगर मैं यहां पे कहता हूं हाउ अ लवली एंड इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। अभी क्वेश्चन देखिए और बताइए इसमें क्या गलती है। हमने बोला कि टू के बाद तुरंत एडजेक्टिव आता है, सो के बाद तुरंत एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव फ्रेज बना लेता है। हाउ के बाद भी ऐसा ही होगा, और एज के बाद। सच को हमने गलती से लिख दिया था, ये 4 वर्ड लिखिएगा, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। सही? सही है। तो हाउ अ लवली, अब जरा यहां देखो, ये हमारा है फ्रेज। अब इस फ्रेज को हमेशा राइट से शुरू करिए। ये क्या है? नाउन है ना। इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसका काम होता है इक्वल रैंक को जोड़ना। इधर भी एडजेक्टिव और इधर भी एडजेक्टिव है ना, और ये हो गया हमारा डिटरमिनर। अब ये है हाउ। तो हाउ के बाद क्या आता है? नाउन या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव आएगा। तो इसको, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? नाउन फ्रेज है ना। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये नाउन फ्रेज है, तो हाउ को हटा के और यहाँ पे व्हाट का प्रयोग कर दीजिए, और यहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा। व्हाट अ लवली एंड इंटेलिजेंट गर्ल शी इज। सही है ना। हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, लेकिन व्हाट के बाद सिर्फ नाउन आता है। हाउ एडवर्ब है और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, पढ़ा है ना। दूसरा भी तरीका है इसको सही करने का। इसका दूसरा सही करने का तरीका है, हाउ से अगर बनाएंगे तो नियमतः एडजेक्टिव लगा दीजिए, ए हटाइए। हाउ लवली एंड इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया, अ गर्ल सी इज। सही है। समझ में आया वाला? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने बनाया ना कि ये सही हो गया। नाउन फ्रेज है ना, तो हमने व्हाट लगा दिया, व्हाट के बाद नाउन ही आता है, नाउन था भी यहाँ। हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव को अगर लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, हाउ लवली एंड इंटेलिजेंट। ये हो गया ना, और अ गर्ल तो सेपरेट हो गया फ्रेज फिर।
और बनाइए, एक और इसी पे दूं। हाँ, लास्ट से कभी भी फ्रेज को डिसाइड करना है तो लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, गर्ल क्या है, नाउन है ना। तो ये जो लास्ट वाला, जो लास्ट वर्ड है ना, वही फ्रेज का हेड वर्ड होता है, वही उसका कैटेगरी और क्लास बताता है। समझ में आया? जैसे ये वाला है, तो ये वाला एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका लास्ट वर्ड इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये अ गर्ल है, ये भी एक फ्रेज है, लेकिन ये नाउन फ्रेज हो गया क्योंकि लास्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो हमने सेपरेट यहां से शुरू किया है ना। तो डिटर्मिनर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक ऑर्डर मैंने बताया था कि तीन तरह के डिटर्मिनर होते हैं, एक प्री डिटर्मिनर्स, एक पोस्ट डिटर्मिनर्स, एक सेंट्रल और एक पोस्ट डिटर्मिनर्स। तो उसका भी अभी चर्चा करते हैं फिर से दोबारा। फिलहाल ये समझ गए। जैसे देखिए, यू कांट इमेजिन हाउ एन एक्सपेंसिव शर्ट दिस इज। बताइए क्या गलती है, हाउ के बाद एन लगा है, तो यहां से ना देखोगे फ्रेज है कि एक्सपेंसिव शर्ट, यहां तक फ्रेज हो गया। तो हाउ के बाद ये नाउन फ्रेज लिखा हुआ है ना, तो हाउ के बाद नाउन फ्रेज आता है कि एडजेक्टिव फ्रेज? हाउ के बाद एडजेक्टिव फ्रेज और व्हाट के बाद नाउन फ्रेज। तो इसको अगर सही करना है, यू कांट इमेजिन व्हाट एन एक्सपेंसिव शर्ट दिस इज, अगर हम हाउ की जगह व्हाट लगा दें तो ये सही हो जाएगा ना। या दूसरा तरीका क्या है, यू कांट इमेजिन हाउ के बाद एडजेक्टिव लगाइए, हाउ एक्सपेंसिव अ शर्ट, हाउ एक्सपेंसिव अ शर्ट दिस इज। आ रही है बात समझ में? हाँ। जैसे एज वाले में भी देखिएगा, कौन कौन सा था जिसमें आपको ध्यान रखना है, टू, सो, एज, हाउ। अब जैसे इससे क्लियर है, इससे क्लियर है, इससे क्लियर है, इससे मैं एक देता हूं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं, ही इज एन एज एक्सपीरियंस्ड वर्कर एज एनी वन एल्स इन दिस शॉप। तो यहां पे देखो, एज एक्सपीरियंस्ड वर्कर एज, तो ये पता है ना कि एज के बाद, सो के बाद, हाउ के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा डिग्री होता है, फर्स्ट, एडजेक्टिव वन। तो इसको सही करिए, पहले एज के पहले जो एन लगाया हुआ है और एन लगा के नाउन फ्रेज बनाने का कोशिश किया गया है ना, लेकिन ये नाउन फ्रेज नहीं है, सीधा एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा। तो इसको अगर हम सही करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इज एज एक्सपीरियंस्ड, ही इज एज, और उसके बाद नाउन क्या है, हाँ, तो एज एक्सपीरियंस्ड अ वर्कर एज, तो एक्सपीरियंस्ड एज एक्सपीरियंस्ड सेपरेट हो गया, अ वर्कर सेपरेट हो गया। इस तरह से बनाएंगे, सही है। देखिए, अगर मैं यहां पे कहूं, ही ऑफर्ड मी, ही ऑफर्ड मी द डबल सैलरी,  , 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
टू प्लीज मी। बोलिए इसमें क्या गलती है? देखो डिटर्मिनर्स को हम ऑर्डर को जब पढ़ना है ना तो इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है प्री डिटर्मिनर्स, क्या होता है? और एक होता है हमारा सेंट्रल डिटर्मिनर्स। वैसे तो हमने फंक्शन के हिसाब से दो भाग में बांटा था, एक आइडेंटिफाइंग एक क्वांटिफाइंग, है ना। एक हो गया सेंट्रल डिटर्मिनर्स और एक हो गया हमारा पोस्ट डिटर्मिनर्स। तो देखिए प्री डिटर्मिनर्स में आ जाता है आपका मल्टीप्लायर्स। कौन आ जाता है? मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, समझ गए? टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, एक्सेट्रा, ये मल्टीप्लायर्स है ना। इसके अलावा आपका एक आ जाता है ऑल और बोथ। क्या आ जाता है? ऑल और बोथ। एक और आ जाता है सच और व्हाट। ये है प्री डिटर्मिनर्स। यानी अगर दो तीन डिटर्मिनर्स होगा ना तो सबसे पहले इनका प्रयोग होगा। इसके बाद सेंट्रल में आ जाता है आइडेंटिफाइंग वाला। आइडेंटिफाइंग कौन कौन सा हुआ? आर्टिकल्स, यानी ए एन द। सही है दोस्तों। सेंट्रल में और कौन आ जाता है? पॉजिटिव्स। इसमें आता है माई, योर, हिज, हर, दियर, समझ रहे हैं ना। और एक और था, वो था हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव्स में कौन सा था? दिस, दैट, दीज, दोज। और ये सब जो है आइडेंटिफाइंग डिटर्मिनर है, तो इनमें से कोई भी दो एक साथ आएगा तो एक और गलती हो गया, है ना। पोस्ट डिटर्मिनर्स में आता है न्यूमरल्स। न्यूमरल समझते हैं, जो संख्या बताने वाला, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स था ना, 1 2 3 4 5 6 7, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और एक था ऑर्डिनल्स, था ना। इसी तरह से क्वांटिफायर्स था, जिसमें सम ये सब आ जाता है, एनी वगैरह। और क्वांटिटी बताने वाला क्वांटिटेटिव्स। और एक फ्रैक्शन वाला था ना, अदर। तो पहले अगर इनमें से कोई भी दो तीन आएगा तो पहले कौन आएगा? ये प्री, फिर दूसरा और ये तीसरा। तो अब जरा इसका एरर बताइए क्या हो जाएगा। ही ऑफर्ड मी। अब यहां देखो सैलरी हमारा नाउन है ना, डबल जो है ये हमारा मल्टीप्लायर से है ना। और द जो है ये हमारा सेंट्रल है ना। द आएगा तो, लेकिन आएगा कहां? इसके बाद ये हो जाएगा ही ऑफर्ड मी डबल द सैलरी। डबल द सैलरी, सही है। हाँ। अब कभी भी जैसे हम क्या बोलते हैं, ऑल माई ऑल फ्रेंड्स होगा या ऑल माई फ्रेंड्स? पहले ऑल आएगा ना, उसके बाद माई आएगा ना। दीज ऑल बुक्स होगा या ऑल दीज बुक्स? माई ऑल 5 फ्रेंड्स या ऑल माई 5 फ्रेंड्स? तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, सही है। जैसे ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स दोनों एक साथ आ रहा था, तो पहले ऑर्डिनल सीख रहे थे फिर कार्डिनल सीख रहे थे, याद आ रहा है। हाँ, तो उसी पे है। और पूछूं इसमें? कौन सा क्वेश्चन था? ये अभी आपने क्लियर किया तो जो अभी जैसे आपने क्लियर किया डिटर्मिनर का 1 2 3 वाला, उससे पहले
मैंने जब क्वेश्चन किया था तो सर वो सेंटेंस अगर आप मैंने कहा था कि ये नाउन फ्रेज क्यों नहीं लगा या वो उस टाइप का। तो वो सवाल क्या है आपका? सवाल पूछिए ना, कल पूछ लेना, घबराओ मत। आज देख लेना, देख के कल सवाल पूछ लेना। ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर इसी वाक्य को ऐसे लिखते, कॉमन सेंस का भी यूज करना है। ही ऑफर्ड मी 2 times डबल, और द बाद में ही आएगा सैलरी, टू प्लीज मी। अब इसमें एक गलती मैंने किया है, क्या है गलती? डबल के टाइम में आएगा। नहीं, आपने पढ़ा था कि वीडो जो है, वीडो के साथ वुमन लगाना गलत है ना? क्यों गलत है? सुपरफ्लुअस यूज है। वीडो तो होती ही महिला है। जैसे विडोअर है तो विडोअर के साथ आप मैन लगाते हैं? नहीं लगाते ना? या रिपीट के साथ अगेन लगाते हैं? नहीं लगाते। जैसे गिफ्ट है तो गिफ्ट के साथ फ्री गिफ्ट लिखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कजन है तो ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते ना? तो वैसे ही आप यहाँ जैसे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ही तो डबल ही होता है। तो आप चाहे बोलिए 2 टाइम्स द सैलरी या डबल द सैलरी। समझ में आया? ये सुपरफ्लुअस यूज है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं इक्वली और एज, तो इक्वली और एज जो होता है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज इक्वली एज के बाद टॉलर, टॉलेस्ट तो होगा नहीं, जब भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री, एज टॉल एज योर कजन। तो बोलिए गलती है कि नहीं? ही इज एज टॉल एज योर कजन, मतलब वह उतना ही लंबा है, मतलब बराबर है। बराबर है तो इक्वली क्यों लिख रहे हैं? एज का मतलब ही वही है। अगर इक्वली लगाना है तो एज मत लिखिए, हम ऐसे ही बोल सकते हैं ही एंड योर कजन आर इक्वली टॉल या टॉलर। इक्वली है तो इक्वल मतलब बराबर है, तो टॉलर और टॉलेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं, बराबर है ना, ज्यादा कम कैसे होगा? तो इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। तो अगर हम 3 टाइम्स और ट्रिपल दोनों एक साथ बोलेंगे तो गलत नहीं होगा? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। सही है। जैसे एक और बताइए, ही गेव मी द हाफ प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट। ही गेव मी द हाफ प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट, तो यहां पे गलती है। प्राइस नाउन है, हाफ हमारा मल्टीप्लायर है, द हमारा सेंट्रल डिटर्मिनर है। तो फिर क्या हो जाएगा? हाफ द प्राइस। क्या हो जाएगा? हाफ द प्राइस। ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हम्म हम्म पूछिए। अच्छा मैं पूछूं? इसी पे पूछू ना? हाँ। द गवर्नमेंट हैज डन द ट्रिपल इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर दिस ईयर। देखिए यहाँ पे जरा गौर करिए, द ट्रिपल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नाउन है, नाउन फ्रेज है, लेकिन ट्रिपल तो हमारा प्री डिटर्मिनर से, तो द ट्रिपल इन्वेस्टमेंट हो गया या ट्रिपल द इन्वेस्टमेंट?
आ गया समझ में? हाँ, ये हमारा सही हो गया। करेक्ट है ना? करेक्ट है बच्चों? जी सर। जैसे सच है तो कई बार ऐसे लिख देगा, आई डोंट लाइक अ सच गर्ल एज यू। सच के साथ एज ही आता है ना। तो बताओ यहां पे सच जो था वो हमारा प्री डिटर्मिनर था, ये हमारा प्री डिटर्मिनर था ना, और ए क्या है हमारा सेंट्रल। तो अ सच गर्ल होगा या सच अ गर्ल होगा? हाँ, तो जब भी हम वैसे भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब बनाते हैं ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब बनाते हैं तो व्हाट के बाद और सच के बाद क्या आएगा? हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज, है ना। जैसे सो के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे क्या बोलते हैं? व्हाट अ नाइस ऑर्चार्ड। तो ऑर्चार्ड क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, तो ये नाउन हो गया। तो व्हाट लगा, क्या यहाँ हाउ लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। अगर हम कह रहे हैं सच अ नाइस गर्ल यू आर, सच अ नाइस ऑर्चार्ड दिस इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो सच के बाद अ लगा है, बिल्कुल सही है। नाइस लगा है, एडजेक्टिव है, और चार्ड है, ए नाउन फ्रेज हुआ। ए नाउन फ्रेज है, ये भी हमारा नाउन फ्रेज है। तो व्हाट और सच के बाद क्या आएगा? नाउन फ्रेज आ जाएगा। और सो के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है ना। हाउ से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बनाओ। हाउ नाइस एन ऑर्चार्ड होगा ना। हाउ नाइस एन ऑर्चार्ड, सही है। समझ में आया ना ये? हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखा है, तो यही मैं बता रहा था ना कि हाउ के बाद, टू के बाद, सो के बाद और एज के बाद आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव। उसके बाद नाउन। बाकी सब जगह वही रूल रहेगा। तो एग्जाम में सारे बच्चे एवरेज एक तरह से सवाल बना लेते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो निर्णायक होते हैं। क्या होता है? क्रूशियल। तो उसके लिए आपको ना बहुत ध्यान से चीजों को देखना समझना पड़ता है, सही है ना। देखिए, कभी भी प्लूरल कॉमन नाउन होता है ना, प्लूरल कॉमन नाउन है, तब तो यहाँ आर्टिकल्स लगेगा ही नहीं, जीरो आर्टिकल्स। या मैटेरियल नाउन है तो इसके पहले तो नहीं लगेगा ना। मैटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, जीरो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, सही है ना। हाँ सही है। तो जैसे अगर हमें बोलना है कि बॉयज आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं, तो हम एक कुछ पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रहे हैं कि पूरी कैटेगरी को दिखा रहे हैं? द होल कैटेगरी को दिखा रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे भाव से पता चल रहा है कि लड़के बहादुर होते हैं। हम एक लड़का की बात नहीं कर रहे, लड़के जाति की बात कर रहे हैं, लड़के की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सही है ना। अगर हम यहीं पे लिखते हैं बॉयज आर ब्रेव की जगह अगर हम कहें कि कोई भी एक बॉय इस कैटेगरी का बहादुर होता है, तो अ बॉय इज ब्रेव, तो यहां पे क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द मेंबर
ऑफ द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी के किसी भी एक मेंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी कैटेगरी की ही बात हो रही है। तो अ भी जो है ना पूरी कैटेगरी को बताता है। अ बॉय इज ब्रेव, जैसे बोलते हैं ना, अ काउ इज ए यूजफुल एनिमल, अ हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, अ बॉय इज ब्रेव। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि द भी तो बोला जाता है, द बॉय इज ब्रेव, तो ये पूरा जो है ना स्पेसीज या कैटेगरी को दिखाता है पूरा एक साथ। तो ये भी पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है, ये भी पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है, और ये दिखाता है पूरी कैटेगरी में से किसी एक मेंबर को इंगित करके बताता है। तो इस सब का मतलब एक है। लेकिन प्लूरल नाउन के पहले अगर हम द लगाए, खास करके तब जब हम कैटेगरी दिखा रहे हैं, अगर हम यहाँ ऐसे बोलते द बॉयज आर ब्रेव, तो ये सही होता कि गलत होता? ये गलत हो जाता। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि प्लूरल नाउन के पहले द नहीं लगाइए। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर लड़के की, अगर हम कह रहे हैं द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर ब्रेव, तो बोलिए पूरा दुनिया भर के लड़कों की बात कर रहे हैं कि इस क्लास के लड़कों की बात कर रहे हैं? तो फिर सही है ना, पर्टिकुलराइज हो तब तो कहीं भी लग सकता है, जैसे वाटर के पहले नहीं लगता। लेकिन अगर हम कहें द वाटर ऑफ दिस बोतल, सही है कि नहीं? द वाटर ऑफ दिस बोतल इज अनक्लीन, तो ये सही है ना? तो एक बात लिखिएगा कि इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये गलत है। लेकिन द का प्रयोग किसी के साथ भी हो सकता है अगर वो पर्टिकुलराइज हो, है ना? हाँ, तो यहां लिख लीजिए वी यूज द बिफोर एनी नाउन, एनी नाउन मतलब कुछ भी, काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल, इफ इट इज पार्टिकुलराइज्ड, if it is particularized, if it is particularized by adjective phrase। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है? प्रीपोजिशन से शुरू होता है, नाउन पे खत्म हो, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लाउज, लिख लीजिए। अगर एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लाउज से शुरू होगा तो कहीं भी किसी के साथ भी हम लगा सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्लाउज कौन बनाता है? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना? जैसे अगर मैं कह रहा हूं द मिल्क या आई हैव ऑलरेडी drank drunk, the milk which I borrowed from you। तो यहां पे देखिए ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है व्हाट को छोड़ के जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा क्लाउज बनाता है? नाउन क्लाउज कि एडजेक्टिव क्लाउज? एडजेक्टिव क्लाउज। तो एडजेक्टिव जो है नाउन के लिए आता है, किस नाउन के लिए आया है? मिल्क। तो याद रखिए एडजेक्टिव क्लाउज के पहले जो नाउन आएगा ना उसके पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है। यानी एडजेक्टिव क्लाउज चाहे विच से शुरू हो, दैट से शुरू हो, हु से शुरू हो, होम से शुरू हो, हुज से शुरू हो, आपको या वेयर से शुरू हो या वेन से शुरू, अगर एडजेक्टिव है तो द का लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस नाउन का पहचान आइडेंटिफाइड हो गया ना, डिफिनिट हो गया कि नहीं? कौन से मिल्क की बात कर रहे हैं आपको भी पता है, मेरे को वो मिल्क मैं पहले पी चुका हूं जो मैं आपसे उधार लिया था। क्लियर है? हाँ, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी वाक्य को अगर मैं बोलूं आई ऑलरेडी
I have already drunk the milk borrowed from you. Borrowed from you. तो देखो यहां पे मिल्क के पहले द क्यों लगा? क्योंकि यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जब भी पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं कोई भी पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव ही हुआ ना। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज खाली वो नहीं होता है जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज वो भी होता है जो वर्ब से बनता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है एडजेक्टिव तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल। बोलते हैं ना, मतलब वही हुआ जो इसका मतलब था वही इसका मतलब है। और देखिए जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई हैव scolded the boy who is playing in the garden। बताइए एडजेक्टिव क्लाउज कौन है यहाँ पे? जो हु से शुरू होगा वही होगा ना। तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है। हाँ, तो एडजेक्टिव क्लाउज है तो एडजेक्टिव क्लाउज का एक ही काम होता है, नाउन के बाद आता है तो नाउन की आइडेंटिटी पक्का करता है। बताइए किस लड़का को मैंने डांटा? आप सबको पता है ना, जो गार्डन में खेल रहा है ना उस लड़का को। तो सबको पता है, तो हमने सिंपल आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्लाउज के पहले जो नाउन हो, एडजेक्टिव फ्रेज के पहले नाउन हो, उसके पहले द का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी पहचान निश्चित हो चुकी है। अब इसी वाक्य को अगर हम ये पूरा ना बोले, एडजेक्टिव क्लाउज ना बोल के खाली हम इतना बोलते प्लेइंग इन द गार्डन, जैसे इसको ऐसे लिखिए आई हैव स्कोल्डेड द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन। तो देखो आई हैव स्कोल्डेड द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि आईएनजी फॉर्म है? तो आईएनजी है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल? और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को किस नाउन को? जो नजदीक होगा। नजदीक कौन है? बॉय है। तो डिस्क्राइब हो गया, फिर यहाँ पे द लगा है, सही है कि नहीं? अब देखिए इसी में अगर हम इसको ऐसे बनाते आई हैव स्कोल्डेड द बॉय इन द गार्डन। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे देखिए ये प्रीपोजिशन पे से शुरू है और नाउन पे खत्म है, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। अब नजदीक कौन है? बॉय। यानी कि मैंने लड़का को डांटा, मैं लड़का को डांट चुका हूं। कौन लड़का को? जो गार्डन में है ना? समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो या एडजेक्टिव क्लाउज हो, ये किसी भी नाउन के लिए, चाहे दूध हो या दही हो या लड़का हो या लड़की हो, सब के लिए आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? पार्टिसिपल तो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आप पार्टिसिपल नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि पार्टिसिपल आपने पढ़ा नहीं है ना अभी। अभी तो वर्ब भी नहीं पढ़ा है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब का केस है। सही है? हम्म। जैसे बाई है तो बाई का यूज हम करते हैं ना एज ए मीन्स ऑफ
कम्युनिकेशन, यातायात के रूप में, एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, सोर्स के रूप में करते हैं। तो इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई विल गो देयर बाय द ट्रेन या बाय अ ट्रेन, तो नॉर्मली हमको पता है कि ट्रेन हो या टैक्सी हो या बस हो या कार हो, तो ये तो कॉमन नाउन है, तो जनरली हम ए एंड द लगाते हैं ना। लेकिन यहां पे हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे एक मीन्स के रूप में हमने इसका यूज किया है। मीन्स का मतलब क्या है? साधन। साधन के रूप में जब भी यूज करेंगे तो हम इसके साथ यूज नहीं करेंगे। साधन, जैसे किस साधन से मैं जाऊंगा वहां, कार से, बस से, ट्रेन से, तो क्या बोलेंगे? आई विल गो देयर बाई ट्रेन, बाई टैक्सी, बाई बस, बाई कार। ठीक है ना? नहीं यूज करेंगे। लेकिन यही बाई का यूज अगर लोकेशन के लिए यूज करेंगे तब हम कर सकते हैं। फिलहाल इसको देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई विल पे यू बाई चेक, मैं आपको कैसे पे करूंगा? चेक से। तो बाई यहां भी मीन्स ही है। मीन्स का मतलब क्या हुआ? साधन। ये साधन है पेमेंट करने का साधन। ठीक है? तो यहां पे भी बाई अ चेक लिखते या बाई अ पेटीएम लिखते तो गलत हो जाता। सही है ना? या अगर मैं कहूं कि आई विल इन्फॉर्म यू बाई एन ईमेल, तो यहां पे भी ईमेल है या लेटर है, टेलीफोन है, तो इनके पहले आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां पे भी बाई का यूज हुआ है साधन के रूप में। सही है? लेकिन याद रखिए, द का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं अगर पर्टिकुलराइज हो। अगर मैं यहां पे लिखता, कोई ट्रेन का नाम लिख देंगे, जैसे आई विल गो देयर बाई द राजधानी एक्सप्रेस, तब सही है। आई विल गो देयर बाई द कार ऑफ माई फादर या अंकल, तो सही है। समझ में आ रहा है ना? द का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, द कहीं भी लगा सकते हैं। आई समझ में बात? अब यही बाई का कई प्रयोग होता है। अगर मैं यहां लिखूंगा आई वॉज क्रॉसिंग बाई अ हट, मैं एक झोपड़ी के बगल से गुजर रहा था, तो यहाँ अ आया है, सही है। बाई का मतलब यहाँ क्या हुआ? लोकेशन। इसका मतलब हुआ बिसाइड, एट द साइड ऑफ, है ना? कहां से गुजर रहा था? झोपड़ी के बगल से। बाई के कई यूज होते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 4 बजे तक लौट आऊंगा, तो बोलते हैं ना आई शैल हैव रिटर्न्ड बाई 5 PM। इसका मतलब बाई का मतलब क्या हुआ यहाँ? बिफोर, 5 बजे के पहले पहले। बाई का मतलब कहीं बगल में होता है, कहीं बिफोर होता है, और कहीं बाई का मतलब द्वारा होता है। तो जब द्वारा हो यानी साधन के लिए, तब आर्टिकल यूज नहीं करना है। सही है? नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, बाई द येलो कार, नहीं, बाई येलो कार ऐसे बोलेंगे। जब पर्टिकुलराइज हो ना, मतलब पर्टिकुलराइज कैसे करेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज लगाइए, या फिर आप पार्टिसिपल फ्रेज लगाइए, या कुछ लगाइए। या पर्टिकुलर अगर नाम हो ट्रेन का, बस का रंग से नहीं। येलो कार लिखने से सबको थोड़े पता है। राजधानी एक्सप्रेस बोल रहे हैं, हिमसागर एक्सप्रेस बोल रहे हैं, तो वो वेल नोन चीज होता है। समझ गए? सवाल पूछना अच्छा है। तो बाई का क्या यूज हमने पढ़ा?
बाई का यूज तो एक मीन्स के रूप में पढ़ा, एक लोकेशन के रूप में, और यही देखा ना एक टाइम के रूप में। अब यही बाई का यूज अगर मेजरमेंट के लिए हो, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापने का, अ मीन्स ऑफ मेजरमेंट, तब फिर इसके साथ ध का प्रयोग जरूर करना है। तब करना है कैसे, जैसे दूध कैसे बेचा जाता है, मीटर से कि लीटर से, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। यहां पे अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तब गलत, या ए एन लगाएंगे तब गलत हो जाएगा। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, क्लियर है, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। तो ये मेजरमेंट का तरीका बता रहा है कैसे बेचा जाता है। जैसे अगर हम कहें कपड़ा, कपड़ा कैसे बेचा जाता है, क्लॉथ्स आर सोल्ड बाय द, बाय मीटर या बाय द मीटर। जैसे राइस इज सोल्ड कैसे बेचा जाता है, लीटर से, मीटर से या किलो से, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर मीन्स ऑफ मेजरमेंट हो तो द का प्रयोग करना अनिवार्य है इसी बाई के साथ। ये मीन्स ऑफ मेजरमेंट दिखा रहा है, सही है ना। जी सर। यहाँ द लगाएंगे, लेकिन प्रति के सेंस में अ लगाएंगे। जैसे मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ केजी, तो अ का मतलब क्या हुआ, पर, प्रति केजी। प्रति के सेंस में अ का भी यूज कर सकते हैं, पर का भी। जैसे अगर मैं कहूंगी क्लॉथ इज सोल्ड हेयर ₹500 अ मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, पर मीटर। अ का मतलब क्या हुआ, पर, सही है। जी सर। तो इसी खूबसूरत मोड़ तक अभी आज रोकना है, और कल यहां से हम आर्टिकल्स आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछते हैं आर्टिकल से हर एक एग्जाम में, और बच्चे गलती करते हैं। तो आराम आराम से इसको इनकलकेट करना है, एसिमिलेट करना है, मगअप करना है माइंड में।